हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज अपन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि एरर क्या होती है टेक्निक्स में, नेटवर्क टेक्निक्स में एरर क्या होती है, एरर के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। उसके बाद फुलकर्सन रूल है जो है उसके बारे में अपन डिस्कस किया था कि वो क्या कहता है। स्टेट्स, अपने स्टेट्स के बारे में अपन ने देखा था। तो आज अपन नेटवर्क के बारे में देखेंगे कि नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं। जो नेटवर्क होते हैं प्रोजेक्ट नेटवर्क, वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है PERT और दूसरा होता है CPM। आए बात समझ में? जो नेटवर्क टेक्निक्स होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो होती है PERT और दूसरी होती है CPM। तो PERT के बारे में मैं बताऊं कि PERT क्या होते हैं। तो PERT जो है उसको अपन कहते हैं एक तरह से ये टाइम ड्यूरेशन इसका पता नहीं होता है। कोई भी अपन रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कारण जो कोई अपना नया प्रोडक्ट बनता है, स्टार्टिंग में जो नया प्रोडक्ट बनता है वो PERT के अंदर आता है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ सबसे पहले किसी ने टीवी बनाई होगी, तो उस टीवी बनाने के लिए जो टाइम जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा लगी होगी। फिर उसमें अगर रिसर्च किया तो टेक्नोलॉजी बढ़ाई, उसमें टेक्नोलॉजी बढ़ाने में जो टाइम लगा वो भी इसमें क्या होगा, ज़्यादा लगा होगा। फिर उसके बाद जब उसको तो वो जो टेक्निक्स थी वो क्या आती थी, किस में आती थी, PERT में। ठीक है ना, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिसर्च रिव्यू एंड टेक्निक्स। आई बात समझ में? प्रोजेक्ट एवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक्स, ठीक है ना। इसको कहते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड। तो इसमें वो सारी टेक्निक्स रखते हैं या फिर वो प्रोजेक्ट रखते हैं जो कि मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आते हैं। ये क्या होता है, एक तरह से मतलब टाइम के डिपेंड होता है। मतलब कॉस्ट जो होती है इसकी वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट की टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ेगी। वो तो सही सीधी सी बात है कि जब अपन कोई भी प्रोजेक्ट अपन स्टार्ट करते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं, तो अपने को पता थोड़ी ना होता कि उसमें कितना टाइम लगेगा। तो धीरे धीरे जब समय के साथ वो उसका जो है जैसे जैसे उसका टाइम बढ़ता जा रहा है तो अपने को पता चलता है इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए। मतलब उसकी लेबर कॉस्ट है और साइंटिस्ट की कॉस्ट है, साइंटिस्ट की जो सैलरी वगैरह है, डिज़ाइनर की जो कॉस्ट है, वो सारी कॉस्ट जो अपन देखते हैं तो टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो PERT में देखें, PERT जो है वो एक तरह से क्या है, अपन इसको कह सकते हैं ये एक तरह से इवेंट ओरिएंटेड, ये PERT जो टेक्निक्स है ये क्या है, इवेंट ओरिएंटेड है। क्या है? इवेंट ओरिएंटेड, ठीक है ना, ये इवेंट ओरिएंटेड है। और इवेंट ओरिएंटेड अगर उसके बाद अपन CPM में देखें तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट क्रिटिकल पाथ मेथड में इसमें क्या होता है, ये जो है ये क्या होती है, ये एक्टिविटी ओरिएंटेड होती है। एक्टिविटी ओरिएंटेड होती है, ठीक है ना। ये एक्टिविटी ओरिएंटेड यानी कि ये एक्टिविटी पे डिपेंड करता है क्रिटिकल पाथ मेथड, और जबकि ये इवेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। मतलब ज़्यादा इसमें इवेंट का यूज होता है, उसमें एक्टिविटी का। और उसके बाद अपन कह सकते हैं कि इसमें क्या कह सकते हैं, और ये क्या होता है इसका, इट इज यूज्ड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क्स, ठीक है। आई बात समझ में? और जबकि अपन CPM के बारे में देखें तो CPM जो है इट इज यूज्ड इन रिपीटेटिव प्रोजेक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना। तो ये किसमें यूज होता है, रिपीटेड वर्क और मैन्युफैक्चरिंग में। और PERT जो है ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच होती है। PERT जो है ये क्या होती है, ये
प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच होती है, ठीक है ना। मतलब ये कह सकते हैं कि उसमें अनुमान लगाया जाता है कि इसमें इतना टाइम लगेगा, या ये इतने दिन में बन सकती है, या उससे सबसे कम मिनिमम टाइम बताते हैं, या फिर बीच का टाइम बताते हैं। तो इसमें अनुमान लगा के अपन क्या बताते हैं, टाइम बताते हैं कि भाई ये इतने टाइम में बन ही जाएगा। मतलब अपने अगर कहे कि अपन जब सबसे पहले अपन घर में कुछ खाना बना रहे होते हैं तो अपने को पता नहीं होता है नॉलेज उसके बारे में, तो अपन क्या कहते हैं कि अपने को कोई कहता है कि चावल बना लेगा, तो क्या हाँ कोशिश करूँगा लेकिन बना लूँगा। कितने टाइम में बना लेगा? हो सकता है मैं मैक्सिमम टाइम आधा घंटा लूँ, और हो सकता है कम से कम 10 मिनट ले सकता हूँ। और अगर अराउंड अप्रोक्सीमेट देखें तो मैं मतलब 20 मिनट में तो चावल बना ही दूँगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये टाइम मतलब उसको डिफाइन करते हैं कि इस टाइम में ड्यूरेशन में बन जाएगा। तो मतलब पता नहीं होता ना उस चीज़ के बारे में, तो इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमेशा ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच यूज की जाती है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, ठीक है ना। आया बात समझ में? अप्रोच। और इसमें क्या होती है, इसमें डिटरमिनिस्टिक अप्रोच होती है, ठीक है ना। अपने को इसमें पता रहता है कि अपने को जो प्रोडक्ट है वो कैसे बनाता है, उसकी प्रोसेस सारी पता रहती है, उसकी डिजाइन पता रहती है। तो अपने को क्या करता है, सीधा अपने को इनपुट डालना होता है और अपने आप आउटपुट निकल जाता है, यानी कि उसी जो टाइम ड्यूरेशन, फिक्स टाइम ड्यूरेशन में उसमें ये बनकर तैयार हो जाता है। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, ये डिटरमिनिस्टिक अप्रोच है, यानी कि ये पहले से ही डिटरमाइन करी हुई होती है, ठीक है। इसमें ये हो गया। और क्या कह सकते हैं, इसमें जो होती है ये क्या होती है, कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। इसमें वर्ड में कह सकते हैं कॉस्ट इज डायरेक्टली proportional टू टाइम। बट सीपीएम में अपन देखें तो सीपीएम में कह सकते हैं कि कॉस्ट इज नॉट डायरेक्टली proportional टू टाइम, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये इसमें मतलब कि वो हमेशा जो पार्ट है वो रिसर्च और डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है, इसलिए इसमें हमेशा जो कॉस्ट जो है टाइम के साथ क्या करेगी, इंक्रीज करती जाएगी। तो ज़्यादा टाइम लगेगा अगर प्रोजेक्ट बनाने में तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। इसमें क्या होता है, ये कॉस्ट इसके टाइम पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि कॉस्ट एक अपन एस्टिमेट निकाल लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट में इतनी ये एक्टिविटी होगी और इसमें इतना कंस्ट्रक्शन मटेरियल लगेगा, इतने रिसोर्सेज लगेंगे, इतनी लेबर लगेगी, तो अपन कॉस्ट पहले से एनालिसिस कर देते हैं। तो उसमें टाइम पे डिपेंड नहीं करता, तो टाइम भी पहले से फिक्स कर देते हैं कि इतने टाइम में ये बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो टेक्निक्स अपने को पहले से डिटरमाइन होती है वो सीपीएम में अपन लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होती है, 3 टाइम एस्टिमेट होती है। किसमें? सीपीएम में कितने क्या पार्ट में, सॉरी, इसमें 3 टाइम एस्टिमेट, 3 टाइम्स आर एस्टिमेटेड। मतलब इसमें 3 टाइम लेते हैं। एक तो क्या लेते हैं, एक तो सबसे कम टाइम, फिर सबसे ज्यादा टाइम, और फिर बीच वाला टाइम, ठीक है ना। तो 3 टाइम के साथ इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। इसमें क्या लेते हैं, इसमें ओनली फॉर 1 टाइम एस्टिमेट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, 1 टाइम एस्टिमेट होता है, ठीक है ना। 1 टाइम एस्टिमेट, एक ही टाइम में एस्टिमेट होता है। इसमें 3 टाइम्स में एस्टिमेट होता है, ठीक है ना, पार्ट में, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये पार्ट और
CPM के जो है इसके बारे में अपन ने बताया, डिफरेंस बताया, तो ये 5 डिफरेंस है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद अपन देखें, सबसे पहले आते हैं प्रोजेक्ट PERT में, है ना। PERT क्या होती है? अपन देखेंगे PERT के बारे में कि PERT क्या होती है। इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट इवोल्यूशन प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक्स, प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक्स, ठीक है। प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक्स, तो इसे ये PERT अपन कहते हैं, ठीक है। तो PERT में सबसे पहले क्या होता है, अपन कहते हैं कि ये क्या होती है, इवेंट ओरिएंटेड होती है। सबसे पहले अपन कह सकते हैं ये इवेंट ओरिएंटेड होती है। उसके बाद अपन कहते हैं कि ये जो है ये मतलब किस पे बेस्ड होती है, ये इवेंट ओरिएंटेड होती है। और अपन कहते हैं ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है। ये क्या है? प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है, यानी कि अपन इसमें ये नहीं कह सकते कि ये इतने टाइम में या फिर इतनी फिक्स ड्यूरेशन में या इतने फिक्स एस्टिमेट में ये बन सकता है, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या होता है, और इसमें कहते हैं कि ये इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये यूज आती है। जो PERT टेक्निक्स है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले सारे जो वर्क हैं वो इसमें यूज किए जाते हैं। इस टेक्निक के थ्रू ही वो सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जाते हैं। और अपन बताएं कि इसमें 3 टाइम्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, और क्या होती है, और जो अपने पास मोस्ट लाइकली टाइम होते हैं वो इसमें PERT में आते हैं, ठीक है ना। और PERT में अपन ये भी कहते हैं कि इसमें जो कॉस्ट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उससे हम अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके बारे में, अपन इसको लैंग्वेज में आपको मैं लिख के बताता हूँ। तो अपन PERT के बारे में देखें तो PERT देखिए, PERT होता है, इसका मतलब होता है प्रोजेक्ट एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। इसमें देखो, इट इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटी इनटू द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। इसमें क्या होता है, अनसर्टेनिटी रहती है, हमेशा अनसर्टेनिटी रहेगी, क्योंकि प्रोजेक्ट क्या होता है, टाइम पे डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि टाइम फिक्स नहीं रहता। या तो टाइम बढ़ सकता है इसका या घट सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बीच में भी रह सकता है। तो इसमें कह सकते हैं इट इन्वॉल्व अनसर्टेनिटी इनटू द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। It is a numerical techniques used in the project in which time cannot be estimated accurately, such research and development works। तो इसमें क्या होता है, जो अपन न्यूमेरिकल टेक्निक्स यूज करते हैं, तो इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल टेक्निक्स यूज करने के लिए उसके साथ इसमें जो टाइम जो है वो अपन एस्टिमेटेड एक्यूरेटली नहीं कर सकते। इसमें जो टाइम जो है वो एक्यूरेटली एस्टिमेटेड नहीं कर सकते। और जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क हो गए, ठीक है ना, इस तरह से इसको अपन रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क को अपन किसमें रखते हैं, PERT में, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखिए, इसमें इट इज इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क। ये क्या होता है, इवेंट ओरिएंटेड होता है। आई बात समझ में? मतलब हमेशा इवेंट से स्टार्ट होगा और इवेंट पे खत्म होगा। अपन ज्यादातर टाइम इवेंट का कैलकुलेट करेंगे, न कि एक्टिविटी का। हमेशा टाइम जो होगा एल्डर टाइम या लेटेस्ट अवेलेबल टाइम जो होगा वो अवेलेबल टाइम होगा, वो अपन इवेंट का ही कैलकुलेट करेंगे, न कि अपन एक्टिविटी का। ये एक्टिविटी होती है और ये इवेंट होते हैं, ये वाले, ठीक है ना। तो ये 3 टाइम एस्टिमेट्स आर मेड फॉर ईच एक्टिविटी। प्रत्येक एक्टिविटी जो होती है, मतलब नेटवर्क होता है ऐसे ऐसे
ठीक है ना, इस तरह से नेटवर्क होता है कुछ, ठीक है ना। इस तो ये जो एक्टिविटी है ये वाली एक्टिविटी है ये वाली, तो हमेशा ईच एक्टिविटी, प्रत्येक एक्टिविटी का कितने टाइम होगा, 3 टाइम होगा, मतलब उसका 3 टाइम होंगे उसके। आई बात समझ में, कितने, 3 टाइम, आई बात समझ में, 3 टाइम, 3 टाइम्स होंगे जो एस्टिमेटेड आर मेड फॉर ईच एक्टिविटी। मतलब एक टाइम होगा क्या, एक टाइम मिनिमम टाइम होगा कि इस इतने कम टाइम में हो सकता है बन जाए, या फिर वो मैक्सिमम टाइम दे देगा कि यह हो सकता है इस टाइम में ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए, या वो बीच वाला टाइम दे दे कि हाँ हो सकता है इस टाइम में इतनी इसकी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह से 3 टाइम होंगे। तो उसमें अपन देखते हैं, सबसे पहले आता है अपने पास ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम, तो इसमें देखिए ऑप्टिमिस्टिक टाइम में क्या होता है, इसमें देखिए ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होता है, इसको टी नोट से डिनोट करते हैं। किससे, टी नोट से डिनोट करते हैं। यानी कि अपन जो प्रोजेक्ट लेते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लेते हैं कोई, तो अपन कह सकते हैं, कोई भी अपने को कस्टमर आके प्रोजेक्ट देके भाई इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, तो अपन क्या कह सकते हैं, वो बोले कितना टाइम लगेगा, तो अपन मिनिमम टाइम बताते हैं कि भाई कम से कम इतना समय लगता है। यानी कि अपने को कोई चाय बनाने के लिए बोले, या फिर अपने को कोई चावल बनाने के लिए बोले, तो वो अपने को पूछेगा कितना टाइम लेगा, तो अपन बोलेंगे बनाना तो मैं बहुत ही कोशिश करूंगा, लेकिन कम से कम जो टाइम है वो मैं 10 मिनट लूंगा, कम से कम जो टाइम है वो मैं 10 मिनट लूंगा। उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम। उसी को अपन क्या बोलेंगे, ऑप्टिमिस्टिक टाइम। उसको किससे डिनोट करता है, अपन किससे डिनोट करते हैं, टी नोट से, टीओ, है ना। तो इसमें लिखा हुआ है कि दिस इज द मिनिमम टाइम इन विच एन एक्टिविटी कैन बी कंप्लीटेड अंडर द मोस्ट आइडियल कंडीशन। मतलब अगर बहुत ही आइडियल कंडीशन है, उस आइडियल कंडीशन में जो अपन कम से कम समय में जो जिस एक्टिविटी को अपन कंप्लीट करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम। अब उसके बाद आता है पेसिमिस्टिक टाइम। पेसिमिस्टिक टाइम को टीपी से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है, ये भी किसी एक्टिविटी का एक मैक्सिमम टाइम होता है, जिसमें वो मैं कहता है कि बहुत ही वर्स्ट कंडीशन आ जाए, बहुत कोई खराब कंडीशन आ जाए, उसी कंडीशन को साथ इंक्लूड करते हुए उसमें क्या होता है, टाइम डिले हो जाता है, तो वो मैक्सिमम टाइम देता है। कि अगर वर्स्ट कंडीशन भी आती है ना, तो उस टाइम में क्या होता है कि वर्स्ट कंडीशन मतलब जैसे कि देखो कोई क्या होता है प्रोजेक्ट में डिले इसलिए हो जाता है कि फंड की वजह से, कोई रिसर्च एंड प्रोजेक्ट फंड नहीं आता है, या फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है, फंड कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है, तो फिर फंड नहीं आता है, कोई पॉलिटिकल पर्पज से हो जाता है, या फिर ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो मतलब डॉक्यूमेंटली इश्यूज होते रहते हैं, तो वो अफेक्ट करते हैं इस मतलब जो पार्ट को। तो इसलिए इसमें उसको जो मैक्सिमम टाइम होता है कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो मैं मैक्सिमम टाइम इतना देता हूँ, इस मैक्सिमम टाइम में तेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, तो उसे अपन बोलते हैं पेसिमिस्टिक टाइम। तो इसको करते हैं टीपी से डिनोट करते हैं। तो इसमें लिखता है दिस इज द मैक्सिमम टाइम, दिस इज द मैक्सिमम टाइम इन विच एन एक्टिविटी can be completed under the most worst possible condition। आए बात समझ में, जो भी बहुत ही वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन होगी उसके साथ को लेते हुए अपन क्या उसका मैक्सिमम टाइम क्या होगा वो अपन देखते हैं, वो होता है पेसिमिस्टिक टाइम। लाइक फायर, फ्लड, एक्सीडेंट, अर्थक्वेक ETC आर नॉट बीइंग कंसीडर्ड। ये जब सारे टाइम है मतलब इनकी वजह से अगर टाइम डिले हो रहा है तो ये इसमें कंसीडर्ड नहीं होंगे, क्योंकि फायर है, फ्लड है, एक्सीडेंट है, अर्थक्वेक है, ये सारे जो इसकी वजह से टाइम अगर डिले होता है ये टाइम इसमें कंसीडर नहीं होगा। आई बात समझ में, इसी को अपन पेसिमिस्टिक टाइम बोलते हैं। अब अपन देखते हैं, अब देखिए मोस्ट लाइकली टाइम क्या होता है। इसमें देखो कि जब भी कोई मेरा इसे TL से डिनोट करते हैं, मतलब मैं कह रहा हूं कि ना तो वो मिनिमम टाइम हो और ना ही मैक्सिमम टाइम हो। मिनिमम और मैक्सिमम टाइम के बीच में जो टाइम लगेगा उसको अपन कहते हैं मोस्ट लाइकली टाइम। यानी कि अपन कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में अपने को बोल दें कि ये लो ये प्रोजेक्ट आप कितने टाइम में बनाते हो, तो वो कहेगा
कि सर कम से कम तो इतना टाइम लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इतना टाइम लगेगा, बट अगर मैं हो सकता है कि इन दोनों के बीच का टाइम भी लग जाए, तो जो बीच का टाइम होगा और वो जो मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी उसके नियर बाई रहेगा, ठीक है ना, तो उसको मोस्ट लाइकली टाइम कहते हैं। तो इसको टीएल से डिनोट करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ आता है दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट an activity under normal working condition. Its value lies between 2 and t naught and tp. It is near to the expected time. आया समझ में? मतलब ये कह रहा है कि ये जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, ये कोई एक्टिविटी कंप्लीट होने का जो टाइम होता है वो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में किसके बीच लाई करता है? किसके बीच? टी नोट एंड टीपी, ऑप्टिमिस्टिक टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम के बीच अगर वैल्यू लाई करती है उसको अपन क्या बोल देंगे? मोस्ट लाइकली टाइम। और ये किसके नियर होता है? ये एक्सपेक्टेड टाइम के नियर होता है, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड टाइम। तो अब देखिए, तो इसमें देखिए कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ये प्रोबेबिलिटी वाई एक्सिस पे होती है, ठीक है ना, और टाइम जो होता है वो एक्स एक्सिस पे रहता है। इसके साथ अपन ग्राफ देखें किसी पार्ट एक्टिविटी का, तो हमेशा ये एक एक्टिविटी का है, ना कि पूरे प्रोजेक्ट का। एक्टिविटी का टाइम देखें तो जो ये वाला टाइम होगा ये हमेशा मिनिमम ऑप्टिमिस्टिक टाइम रहेगा, और ये वाला जो टाइम होगा ये पेसिमिस्टिक टाइम रहेगा, मैक्सिमम टाइम रहेगा। और ये जो बीच का टाइम रहेगा टीएल, ये रहेगा मोस्ट लाइकली टाइम, दोनों के बीच रहेगा। आई बात समझ में? मोस्ट लाइकली टाइम यानी कि दोनों के बीच का टाइम, और ये एक्सपेक्टेड टाइम के नियर बाई होगा। एक्सपेक्टेड टाइम मींस मतलब पूरे जो इस एक्टिविटी में जो टाइम लग रहा है उसका जो मीन होगा वो क्या कहलाएगा? एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है ना। तो ये मोस्ट लाइकली टाइम एक्सपेक्टेड टाइम के पास कहीं होगा, ठीक है। आई बात समझ में? इतना क्लियर है? देखते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करो, तो इसमें एक तरह से एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करो आता है जो कि ये होता है। इसमें देखिए मतलब कि अपन प्रोबेबिलिटी जो होती है कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी की, उसमें और टाइम के साथ जो टाइम वेरिएंस होता है, टाइम और प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन के साथ अपन क्या करते हैं, जो अपन ग्राफ बनाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसमें क्या होता है। देखिए ये जो है ये मेरी क्या है, एक तरह से y एक्सिस पे मैंने प्रोबेबिलिटी डिनोट कर रखा है, और x एक्सिस पे मेरा क्या होता है? टाइम। x एक्सिस पे मेरा क्या होता है? टाइम। तो जैसे ही मैं इसके बीच में ग्राफ बनाऊंगा तो इस तरह से बनेगा। तो ये एक तरह से सिमेट्रिक ग्राफ है। तो इसमें ये जो मेरा टाइम है ये मेरा क्या है? टी नोट ऑप्टिमिस्टिक टाइम, और ये मेरा क्या है? मैक्सिमम टाइम पेसिमिस्टिक टाइम, और ये मेरा क्या है? जो मोस्ट लाइकली टाइम है वो, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूं कि टीपी माइनस टीएल इक्वल टू टीएल माइनस टी नोट, अगर टीपी माइनस टीएल इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इस दोनों के बीच का डिफरेंस अगर इक्वल है तो उसको मैं अगर क्या कहूंगा? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अगर टीपी माइनस टीएल और टीएल माइनस टी नोट अगर इक्वल है तो मैं उसको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहूंगा, और उसे गाउसियन कर्व भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर कह सकते हैं कर्व इज सिमेट्रिक, तो इसे अपन क्या बोलेंगे? इसे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलेंगे, या फिर उसे गाउसियन कर्व भी कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये मेरा क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो इसमें अपन देखते हैं, और इसमें देखिए ये क्या होता है, इसमें देखो ये क्या होता है? इट इज नाउन एज ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसे अपन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी कह सकते हैं। इट इज ए स्टैंडर्डाइज्ड इन सच ए वे दैट एरिया अंडर कर्व इज यूनिटी। अगर इसमें
अगर इसका प्रोबेबिलिटी जो कर्व है उसके अंदर जो एरिया अगर निकालें तो वो यूनिटी होगा हमेशा, ठीक है ना। जो कर्व का जो एरिया है वो हमेशा यूनिटी होगा। तो इसमें देखें कि अगर आपको मैं बताऊं, इसमें देखिए, इसमें जो ये कर्व है, ये वाला कर्व, इसमें देखिए, इसमें अगर मैं कहता हूं ये वाली जो वैल्यू है, यहां से अगर मैं डिनोट करता हूं, ये अगर मेरी वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू है, मीन वैल्यू, यानी कि ये दोनों 50% में डिवाइड कर रहा है, तो मेरा जो यहाँ पे ये मैं कह रहा हूं, ये वाली जो मेरी वैल्यू होगी म्यू यू प्लस सिग्मा यू माइनस सिग्मा, जो कितना होगा 68% के अराउंड, कितना होगा 68% के अराउंड, ठीक है ना। तो 68% जो वैल्यू होती है वो किसके बीच में लाई करती है, प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा के बीच में, प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा के बीच में। तो सिग्मा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, मैं आपको आगे बताता हूँ, आगे उसकी डेफिनेशन बताऊंगा। सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, उसको मैं आगे एक तरह से अच्छे से बता दूंगा। और क्या होता है, 95% वैल्यू जो होती है वो लाई किसमें करती है, प्लस माइनस 2 सिग्मा में, प्लस माइनस 2 सिग्मा के बीच में, ठीक है ना, फ्रॉम द मीन से प्लस माइनस 2 के बीच में ये लाई करती है। और 99.7% जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस 3 सिग्मा के बीच वेरी करती है फ्रॉम मीन से, ठीक है ना। मीन से 99.7% जो वैल्यूज होती है वो किसके बीच लाई करती है, प्लस माइनस 3 सिग्मा के बीच। आए बात समझ में। तो ये तो हो गया, अपन ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में देखा। और अपन देखते हैं, इसमें देखियो, इट इफ इज नॉट सिमेट्रिक इट इज रिफर्ड एज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अगर ये कर्व सिमेट्रिक नहीं होता है तो इसे अपन क्या नाम देते हैं, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, देखिए इसमें देखो, मैं कह रहा हूं पहले वाला कर्व तो क्या था, सिमेट्रिक था। इसमें क्या होता है, इसमें मान लो कोई जो कर्व है वो कैसे होगा, इसमें इस तरीके से, आए बात समझ में। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये मेरा जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा TO, और ये मेरा जो हो जाएगा ये TP, ठीक है। और ये अगर मैं मानूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा TL, और ये जो मेरा टाइम है इसको मैं मानता हूं, ये मेरा जो है ये मीन टाइम हो जाएगा, T मीन, या फिर इसको और एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड टाइम लेंगे। तो अपन मैं देखता हूं जो मेरा T नॉट और TL और TP, अगर मैं देखूं डिफरेंस, अगर TP माइनस TL लेस देन TL माइनस TO के लेस देन हो, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, राइट स्क्यू राइट डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, स्क्यू राइट बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है ना। अगर ये राइट और कर्व झुका हुआ हो तो अपन इसको स्क्यू राइट बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहेंगे, और उसमें TP माइनस TL जो है वो हमेशा लेस देन होगा TL माइनस T नोट के, TL माइनस T नोट के, ठीक है ना। तो ये तो हो गया मेरा राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और अगर मैं देखूं, और अगर मैं कहूं तो देखिए, तो इसमें देखिए, अगर मेरा कोई कर्व जो है वो प्रोबेबिलिटी और टाइम के बीच है, प्रोबेबिलिटी और टाइम के बीच है, तो उसमें देखिए, उसमें अगर कर्व इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से, तो उसमें मैं कह सकता हूं कि ये जो टाइम है ये क्या है, मेरा ऑप्टिमिस्टिक टाइम, और ये मेरा जो टाइम है ये मेरा क्या है, पेसिमिस्टिक टाइम। और तो ये जो टाइम होगा मेरा, इसको मैं टाइम क्या बोलूंगा, ये मेरा मोस्ट लाइकली टाइम है जो TL से डिनोट करते हैं, किससे, TL से। ये जो मेरा टाइम है ये किससे डिनोट कर रहा है, TL से, मोस्ट लाइकली टाइम। और जो मेरा मीन टाइम है उसको मैं TM या फिर एक्सपेक्टेड टाइम भी कह सकता हूँ, TM या फिर एक्सपेक्टेड टाइम, T लिखते ज्यादातर अपन, तो T लिख लो, ठीक है ना।
एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब देखिए, तो अब मैं TP माइनस TL करता हूं, तो TP माइनस TL जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा TL माइनस TO से। तो इसको मैं क्या कहूंगा, इस वाले कर्व को मैं हमेशा क्या कहूंगा, स्क्यू लेफ्ट बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, स्क्यू लेफ्ट बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है ना, इसको मैं स्क्यू लेफ्ट बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहूंगा। तो ये कर्व वाली बात समझ में आ गई आपको? ठीक है ना। तो अब अपन देखते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अगर कोई कर्व बना हुआ है, अगर कोई मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना हुआ है, मान लो कोई मेरा कर्व किससे है, इस तरीके से, इस तरीके से मान लो जो मेरा कर्व है वो इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में? इसकी जो T नोट, ये क्या है T नोट, और ये क्या है मेरा TP पेसिमिस्टिक टाइम, और एक कर्व बना हुआ है इस तरीके से, ये क्या है मेरा T नोट, और ये क्या है मेरा पेसिमिस्टिक टाइम। ठीक है, अब इसकी अगर टाइम की जो रेंज है वो अगर जिस कर्व में, जिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में अगर टाइम जो रेंज है वो अगर वाइडर है तो, और जिसमें लेसर है, टाइम रेंज जो है वो लेसर है, तो क्या होगा, जिसमें वाइडर रेंज है तो उसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी, अनसर्टेनिटी जो होगी वो ज्यादा होगी। मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में टाइम के अकॉर्डिंग जो प्रोजेक्ट जो कंप्लीट होगा उसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी, इसमें कम होगी। तो अनसर्टेनिटी इसमें फर्स्ट लिख लेते हैं, अनसर्टेनिटी फर्स्ट और सेकंड। जितना टाइम का जो वाइड है, इनिशियल जो स्टार्टिंग टाइम और फाइनल टाइम, जो पेसिमिस्टिक टाइम और ऑप्टिमिस्टिक टाइम की भी जितना वाइड रेंज, जितना टाइम की रेंज जो है जितनी कम होगी उतनी अनसर्टेनिटी जो है वो कम होगी। अगर जितनी वाइड ज्यादा होगी उतनी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। तो अनसर्टेनिटी जो फर्स्ट की होगी वो हमेशा अनसर्टेनिटी सेकंड से ज्यादा होगी। आई बात समझ में? अनसर्टेनिटी सेकंड से ज्यादा होगी। तो ये हो गया। ठीक है, अगर ये जो है TP माइनस जो T नोट है ये अगर जीरो हो जाए, TP माइनस T नोट जो है, TP माइनस T नोट जो है ये अगर जीरो हो जाए तो ये मेरी जो कर्व है, ये जो टेक्निक्स है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, CPM में। यानी कि इसमें टाइम वेरिएंस रहा ही नहीं ना, टाइम डिफरेंस रहा ही नहीं, तो ये मेरी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, CPM में। यानी कि जो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है वो मेरी डिटरमिनिस्टिक अप्रोच में